जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कर्नाटका में इस समय बैन पॉलिटिक्स चल रही है। जब से हिजाब के ऊपर विवाद शुरू हुआ है तब से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर बार बार बैन लगाया जा रहा है। कई जगहों पर अगर हम देखें तो ये बैन सही भी लगते हैं, कई जगहों पर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, इनको लेकर कुछ बात की जा सकती थी, लेकिन अधिकतर जगहों पर ये बैन सही ही लगते हैं। क्योंकि देखिए, अभी जिस प्रकार से एक वो मंदिरों वाले के बाहर का मामला सामने आया था कि मंदिरों के प्रांगण में या मंदिरों के क्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी, उसके ऊपर जब एक मुस्लिम कमेटी जाकर एक वहाँ पे पुजारियों से मिली तब उन लोगों ने साफ कहा कि देखिए, ये हरकतें बार बार होती हैं और इनको सिर्फ आप 4-5 लोग आके अगर बात कर रहे हैं और उससे हम सुलझा नहीं सकते, तो इसीलिए जो चीज़ है वो चीज़ रहेगी। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका में जो बैन पॉलिटिक्स का एकदम से उदय हुआ है, उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कर्नाटका में बैन पॉलिटिक्स खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। बीफ बैन करने से शुरुआत हुई इस पॉलिटिक्स में मंदिरों के आसपास मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें ही नहीं बल्कि उनका मुख्य व्यापार हलाला मीट भी शामिल हो गया है। पिछले 4 महीनों में लिस्ट को खंगालें तो 6 चीज़ों पर हिंदुत्ववादी संगठन बैन की मांग कर चुके हैं। जानकारों की माने तो ये प्लानिंग चुनावी साल 2023-24 ही नहीं बल्कि उससे भी आगे की है। कर्नाटक में 2018 के चुनाव से पहले भी उत्तर में हिंदुत्व का प्रचंड चेहरा बने फायर ब्रांड नेता को स्टार प्रचारक की भूमिका सौंपी गई थी। मई 2018 में 4 दिनों के कर्नाटका प्रवास के दौरान इन्होंने छत्रपति शिवाजी की जगह पर टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को कांग्रेस का एजेंडा करार दिया था। खुलेआम कांग्रेस को जिहादियों की समर्थक पार्टी कहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद थे। यूपी में कई चुनावों से मुद्दा बनी अयोध्या का जिक्र करने से योगी यहां भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या के राम और कर्नाटका के हनुमान ना मिलते तो रामराज की कल्पना संभव नहीं थी। दक्षिण में योगी की हुंकार से साफ था कि पार्टी उत्तर के चुनावी राग और रंग दोनों को दक्षिण में भी भरने की कोशिश कर रही है। अब कर्नाटका में बैन पॉलिटिक्स के पीछे की 3 बड़ी वजह समझ निकलकर सामने आती है। पहली तो ये, कर्नाटका के एक सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि इससे ज़्यादा ये सवाल सटीक होगा कि आखिर बैन की मांग क्यों उठ रही है। तो एक सीधा जवाब है कि ये तैयारी 2023 और 24 की हो रही है, इसलिए तब तक इस तरह के विवाद हर दूसरे चौथे दिन उठते ही रहेंगे। आप बीजेपी की मजबूरी भी समझिए कि अब पार्टी के पास येदियुरप्पा जैसा मास अपील वाला नेता नहीं है। सीएम बसवराज बोम्मई भले ही लिंगायत समुदाय के हों, लेकिन वो बीजेपी के लिए येदियुरप्पा साबित नहीं हो सकते। दूसरी बात, 2018 के चुनाव में फ्रैक्चर्ड जनादेश आया था। भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन मन में आगे के लिए तो शंका है ही सही। दूसरी वजह की बात करें तो बीजेपी के लिए कर्नाटका सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण का द्वार भी है। केरल में इनकी बहुत कोशिशों के बाद भी बीजेपी के लिए उर्वर जमीन तैयार नहीं हो पाई, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स के लिए स्कोप है, यानी हिंदुत्व की राजनीति के लिए यहाँ पर जमीन है। लिहाजा राज्य जीतने के साथ ये 2024 ही नहीं बल्कि आगे भी दक्षिण में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की एक प्रयोगशाला का काम करेगी। ये बात सही भी है कि मठ और मंदिरों की भूमि होने की वजह से 1990 में एल के अडवाणी की रथ यात्रा ने कर्नाटका में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करी थी। 1989 में सिर्फ 4 विधानसभा सीटें जीतने वाली भाजपा ने 1994 में 40 सीटों पर कमल खिलाया था। उसके बाद से बीजेपी की मजबूत उपस्थिति बरकरार है। और आखिरी वजह की बात करें तो 5 महीने पहले कर्नाटका की 2 विधानसभा सीटों सिंदगी और हनागन के लिए उपचुनाव हुए थे। सिंदगी से तो बीजेपी प्रत्याशी से सीट निकाल ली, लेकिन बसवराज बोम्मई के गृहनगर हवेली के हनागन की सीट से पार्टी प्रत्याशी की हार हुई थी। हनागन सीट पर पिछले 5 बार से लगातार बीजेपी प्रत्याशी सीएम उदासी जीत रहे थे, लेकिन इस सीट से बीजेपी की हार ने मुख्यमंत्री बोम्मई की लीडरशिप पर सवाल खड़े करने के अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया था। कर्नाटका के एक और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कहते हैं कि मंदिरों के आसपास मुस्लिमों की दुकानों या फिर हलाल मीट बैन करने का सीधा अर्थ यह है कि इस समुदाय का इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जा रहा है। दरअसल हिजाब मामले में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय आक्रामक हुआ, ये उसकी एक प्रकार की प्रतिक्रिया मात्र है। एसडीपीआई की शह पर पीएफआई ने जिस तरह से शिक्षा को कम्युनल करने का काम किया, ये बैन एक प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया है। वे कहते हैं सच तो यह है कि ये बीजेपी नहीं बल्कि संघ स्टाइल की प्रतिरोध है। हिंसा की जगह व्यवसाय को खत्म कर दो, एजेंडा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वे कहते हैं कि संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि वैचारिक संगठन है, लेकिन उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे बीजेपी के लिए चुनाव जमीन हमेशा से तैयार करते रहे। हेमंत की इस बात में दम भी नजर आता है, क्योंकि हाल में कर्नाटका में संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने 3 मार्च को एक पदयात्रा के दौरान ये कहा था कि अगर हिंदू समाज एक साथ आता है तो भगवा ध्वज देश का ध्वज बन सकता है। इस पर काफी विवाद हुआ था। पिछले केरल चुनाव से बीजेपी और संघ ने वहां पर लगातार कोशिशें जारी रखी हैं, लेकिन लेफ्ट का गढ़ होने की वजह से वहां सेंध लगाना मुश्किल है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी मजबूती के साथ जमे हुए हैं। तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन का कद लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। कर्नाटक में 2018 में बीजेपी को मिली जीत के बाद उम्मीद जगी है, इसलिए फिलहाल कर्नाटक ही बीजेपी के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार साबित हो सकता है।
इस राज्य को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर बीजेपी अपने लिए दक्षिण में घुसने की राह तलाश रही है। कर्नाटका के हाल की बात करें तो कर्नाटका में गोहत्या विरोधी बिल पास होने के बाद गाय ही नहीं बल्कि बैल के मांस पर भी बैन लग चुका है। स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट बैन लगा चुका है। सिलेबस में गीता शामिल करने की घोषणा हो चुकी है। मदरसों को बैन करने की मांग उठ रही है। मंदिर के आसपास मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें बैन करने के अलावा यहां की कॉमर्शियल स्ट्रीट में भी समुदाय से खरीदारी ना करने की अपील हिंदुत्ववादी संगठन कर चुके हैं। अब हिंदुओं का नया साल कहे जाने वाले उगाड़ी त्योहार से पहले हलाल मीट को बंद करने की मांग करी गई। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत इस पर कहते हैं कि इन सबके पीछे हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल और मंदिर समिति भले नजर आते हों, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल इसका सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के हाथ में है। अब इसको अगर आप एक चुनावी नजरिए से देखते हैं तो आपको ये बात सही लगती है, लेकिन जो चीज़ हिजाब बैन के समय पर हुई थी और जिस तरीके से आक्रामक रुख मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाया गया था, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो व्यवसाय के ऊपर चोट करने वाली बात चल रही है, उसको लेकर ज़रूर कहा जा सकता है कि ये एक चुनावी हथियार साबित हो सकता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।